डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर सिद्दी। कृषि दर्शन में आपका बहुत स्वागत है। कृषि दर्शन में हम उन नवाचारों के दर्शन आपको कराते हैं जो कृषि में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कृषि में आपको विकास के पथ पर लेकर जाकर एक कृषि का अलग रूप आपको दिखाते हैं और जिससे न सिर्फ आपका उत्पादन अच्छा होता है बल्कि व्यवसाय में भी आप कहीं ना कहीं इतिहास रचते हैं। और इसीलिए सबसे पहला सेगमेंट है हमारा मंत्रालय से। तो रुक करते हैं, सबसे पहला सेगमेंट है हमारा मंत्रालय से। मंत्रालय से में क्या आज खास है आपको बताते हैं। कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है, खास सुनिए आप। मिशन नेचुरल फार्मिंग है। जिस तरह से अपनी लास्ट टाइम भी मैंने आपको मिशन नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया कि किस तरह से भारत सरकार जो है नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग को चला रही है सभी राज्य सरकारों के साथ में। और सभी राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने अपने प्रदेश में किस तरह से इन क्लस्टर्स को, जो कि मिशन नेचुरल फार्मिंग में 15,000 क्लस्टर्स इस्टेब्लिश करने हैं और उसके साथ में करीब 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। क्लस्टर्स तो बहुत से बना दिए गए हैं। राज्य सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये क्लस्टर्स तैयार किए हैं। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रदेश स्तर पर भी, हर एक जगह पर, और अचीवमेंट्स अच्छी आ रही हैं। परंतु नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम, जो कि काफ़ी टाइम लगा उसको स्टेबलाइज होने के लिए, और हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हमारे सेंटर को, वो है कि प्राकृतिक खेती का जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि अब क्लस्टर्स तो बन चुके हैं, रबी सीज़न अभी शुरू हो चुका है, खरीफ सीज़न तो ओवर हो गया है। तो अब जो जितने भी राज्य सरकारें हैं जो क्लस्टर्स बन चुके हैं खरीफ में, उनका जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, वो जो प्रक्रिया है प्रमाणीकरण की ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल में, और जो भी रीजनल काउंसिल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने हायर कर चुके हैं, एंगेज कर चुके हैं, जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुके हैं, चाहे वो स्टेट सीड और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं या और कोई प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जिनको NCONF या भारत सरकार ने जो है अप्रूव कर रखा है, ऑथराइज़ कर रखा है, आप उन सबको ये क्लस्टर्स जो है वो आवंटित करके उनको प्रमाणीकरण का कार्य जल्द से जल्द दें, अगर अभी तक नहीं दिया है। क्योंकि हमारा जो पोर्टल है नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम का, जो PGS इंडिया वेब पोर्टल है, उसी में ही ऑर्गेनिक का कार्य भी चल रहा है, उसी में नेचुरल फार्मिंग का भी जो है वर्टिकल है। तो उसका जो डाटा है वो ये बता रहा है कि अभी तक भी नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम में मिशन नेचुरल फार्मिंग से जुड़े जो क्लस्टर हैं वो बहुत कम आए हैं। जैसे कि अभी 40-50 हज़ार ही बताया जा रहा है उसमें जो फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन, जबकि नॉन स्कीम, जिसको हम कहते हैं कि जो स्कीम में नहीं है किसान भाई, नेचुरल फार्मिंग में जो किसान भाई हैं वो ज़्यादातर इसमें आगे नहीं आ पाए हैं सर्टिफिकेशन में। तो राज्य सरकारों से ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द इन सभी किसान भाइयों को, क्लस्टर्स को सर्टिफिकेशन से जोड़ें और सर्टिफिकेशन का लाभ जो है किसान भाई जल्द से जल्द उठा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो और ज़्यादा सर्टिफिकेशन हो मिशन नेचुरल फार्मिंग में। जो नॉन स्कीम है उसमें तो हमारा डाटा 6 लाख के करीब पहुंच चुका है, परंतु मिशन नेचुरल फार्मिंग में कम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी राज्य सरकारों से कि वो अपने रीजनल काउंसिल्स को निर्देश दें कि वो सभी क्लस्टर्स को जल्द से जल्द जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जोड़ें, और जो ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल है उसमें सबको प्रेरित करें कि किसान भाई जो हैं अपने खेतों में अपने जो क्लस्टर है उनका वो मिलकर जो है अपनी कमेटी बनाएं, जिसमें फार्मर्स की एक पीयर इंस्पेक्शन की कमेटी होती है। जो ये सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको मैं संक्षिप्त में दोबारा से समझा देता हूँ कि जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है प्राकृतिक खेती की, उसमें किसान भाइयों को, जैसे कि 100 या 120 का क्लस्टर है
हमारे मिशन नेचुरल फार्मिंग में, तो उसमें से 3-4 फार्मर मेंबर्स को सेलेक्ट किया जा सकता है जो हमारा क्लस्टर का लीडर होता है उनके द्वारा। और ये पीयर इंस्पेक्शन कमेटी जो है, सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों से फार्मर प्लेज ले कि भाई हाँ, हम सब जो है केमिकल फ्री फार्मिंग करना चाहते हैं और प्राकृतिक खेती के नियमों का, प्रिंसिपल्स का, कॉन्सेप्ट का पालन करेंगे और सुचारू रूप से इस प्रमाणीकरण को आगे चलाएंगे। तो उसके बाद वो मीटिंग करने के बाद, प्लेज लेने के बाद में एक जो फार्मर का इनिशियल जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, एनेक्चर, उसका हमने गाइडलाइंस में सर्कुलेट कर रखा है। सभी आरसीज के पास भी है, राज्य सरकारों के पास भी है। तो वो जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उनको किसान भाई भरें और जो वेटेज है और सेल्फ इवेल्यूएशन फॉर्मेट है, उससे ग्रेडिंग में जो निर्णय लेना होता है आरसीज को, वो आसान हो जाता है। तो उस ग्रेडिंग के फॉर्मेट को, सेल्फ इवेल्यूएशन फॉर्मेट को भी भरें और अपने साथ ऑफलाइन मोड में हाथ में रखें ताकि आरसीज जब चाहें तो आप आरसीज के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट है हमारा विज्ञान और किसान। पॉली हाउस टेक्निक की खेती की तरफ किस तरह से हम बढ़ सकते हैं और न सिर्फ हम पॉली हाउस से एक अच्छा उत्पादन कर सकते हैं बल्कि बेमौसम सब्जियों को हम उगाकर मार्केट में अच्छा दाम भी पा सकते हैं और इसीलिए इसका उत्पादन भी बेहतरीन होता है। ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक संरक्षित व फ्रेम युक्त संरचना होती है जो कि कम सघनता वाले पॉलिथीन, पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीट रोधी नेट से ढके होते हैं। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दे को उठा दिया जाता है और फॉगर व ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर मौसम के अनुकूल बनाया जाता है, जबकि ठंड के दिनों में पर्दों को गिरा दिया जाता है जिससे पॉली हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है। इसके साथ ही तापमान नियंत्रण, आर्द्रता के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा तापमान, पादप पोषक तत्व आदि को नियंत्रित करना आसान होता है। पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। पॉली हाउस का उपयोग नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें बेमौसम फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, खीरा, टमाटर और परवल जैसी सब्जियों की खेती की जा सकती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करना भले ही किसानों के लिए थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन बेमौसम सब्जियां की खेती कर बाजार में किसानों को इन सब्जियों की कीमत 3 से 4 गुना अधिक मिल जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की संरक्षित खेती भी की जा सकती है। इसे करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जरिए किसान विपरीत परिस्थितियों में भी सब्जियों की खेती करके किसान गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं और अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। कम जोत वाले किसान सही ढंग से पॉली हाउस में खेती करने का प्रशिक्षण ले लें तो निश्चित ही उन्हें सफलता हासिल हो सकती है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। अगला सेगमेंट है हमारा कृषि स्टार्टअप।
तो रुक करते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप की ओर। कृषि स्टार्टअप में आपको बताते हैं नेट में कैसे टमाटर उगाकर हमारे किसान तमाम किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है और ये कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो रहा है। नेट में टमाटर उगाने से तमाम मौसम से भी आप बच सकते हैं, मौसम पर नियंत्रण भी आप पा सकते हैं और इससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो देखिए ये ख़ास रिपोर्ट है। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि टमाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में टमाटर की फसल जो है वो बहुत हद तक जो पर्णकुंचन है या जिसको मरोड़िया कहते हैं, जो एक वायरस जनित बीमारी है, उससे प्रभावित होती है और जो उसकी उत्पादन और उत्पादकता है तो दोनों ही प्रभावित होती हैं और उसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि बाज़ार में टमाटर की आवक कम हो जाती है और उसका भाव बढ़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो मार्च अप्रैल में टमाटर की आवक बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसका भाव बहुत कम हो जाता है। इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने एक रिसर्च कार्यक्रम चलाया और उस अनुसंधान कार्यक्रम के तहत कुछ ऐसी प्रजातियां और संकर किस्मों का विकास हुआ जो पर्णकुंचन रोधी हैं, जिनमें मरोड़िया बीमारी नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं कि जिनकी इन हमारे जो लगा हुआ है अनुसंधान का कार्यक्रम, इसकी जो बुवाई हुई थी वो जुलाई में हुई थी और इसकी जो पौधरोपण का हुआ वो अगस्त में किया गया। अब आप देख रहे हैं जो सामान्य प्रजाति है उसमें पूरी तरह से मरोड़िया बीमारी आई हुई है और पूरी तरह फसल ख़त्म हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ जो हमारी पर्णकुंचन अवरोधी प्रजातियां हैं वो तैयार हुई हैं। उनमें आप देख सकते हैं कि फसल किस तरह से फलत आई हुई है और जिनमें कई तरह के सेगमेंट हैं, उनमें उनका विकास किया गया है, जिनमें लगभग प्रति पौधा आप देखें तो 4 किलो से लेके 12 किलो पौधे तक की फसल जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारे कई हाइब्रिड हैं। पूसा संकर किस्म 6 है, पूसा संकर जो है वो 8 है। इसके अलावा दूसरी अन्य प्रजातियां हैं जो कि पाइपलाइन में हैं और जिनको कि विकसित किया जा रहा है। जो एक और मुख्य फसल है जिसको भी किस्म है जिसको कि किसान भाई ले सकते हैं वो पूसा कॉकटेल है। ये एक ऐसी फसल है जो कि मीडियम आकार का इसका फल होता है और इसको आप कहीं पे भी उगा सकते हैं, चाहे तो आप नेट हाउस में बहुत अच्छी फलत देती है और ये चेरी से बड़ा है और जो सामान्य टमाटर है उससे छोटा है, लगभग 60-70 ग्राम का इसका जो है वो फल होता है। और एक दूसरी हमारी प्रजाति है जो पूसा प्रसंस्कृत है। पूसा प्रसंस्कृत जो मुख्य रूप से प्रसंस्करण हेतु तैयार की गई है। तो जो भी किसान भाई या हमारे उद्यमी है जो प्रसंस्कृत चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो इसका चटनी है या सॉस है, टमाटो सॉस बनाते हैं, प्यूरी बनाते हैं, उसके लिए वो बहुत ही मुफीद प्रजाति है। तो हमारे किसान भाई पूसा कॉकटेल और पूसा प्रसंस्कृत इन दोनों किस्मों को ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो संकर किस्म है पूसा संकर 6 और पूसा संकर 8, जो पूसा संकर 8 को व्यवसायीकरण हेतु प्राइवेट कंपनीज़ को लाइसेंस भी किया जा चुका है। तो उनका बीज प्राइवेट जो निजी क्षेत्र की कंपनी है वो भी उपलब्ध करा रही हैं। तो इन प्रजातियों का उपयोग करके हमारे किसान भाई अच्छा जो है मुनाफा ले सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति सफल किसान बनने के साथ साथ सफल उद्यमी भी बन सकता है। और वो कैसे बन सकता है, जब वो अपने नवाचारों से लोगों तक पहुँचे और उन नवाचारों के लिए कहीं ना कहीं उसको लोग प्रेरणा स्रोत भी मानना शुरू कर दें। और इसीलिए क्योंकि वो एक हट के खेती करता है, यानी गमले में खेती करता है और गमले से खेती करने के साथ साथ वो किस तरह से ऐतिहासिक खेती करने के बाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया, देखिए आप। नितिन ललित करनाल हरियाणा के रहने वाले सफल उद्यमी हैं। वो एक नवाचारों वाले युवा हैं और अपने नए नए आइडिया से युवा किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वर्ष 2016 में विदेश से भारत आकर इन्होंने अल्फा प्लांटर्स नामक एक कंपनी शुरुआत की। यह एक ऐसी कंपनी है जो आधुनिक तरीके की गमले बनाती है, जिससे बनाने में केवल फूड ग्रेड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्टार्टअप कंपनी में बने गमलों की यह खासियत है कि इसमें लगे पौधों को बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, साथ ही निराई भी न के बराबर करनी पड़ती है। इन गमलों में लगे पौधों में हवा का संचार भी बराबर तौर से होता रहता है। सन 2016 में मैं इंडिया आया
उस टाइम स्टार्टअप की एक लहर दौड़ रही थी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो बहुत बड़ा विज़न था, जो एक विजनरी अप्रोच से उन्होंने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया वो था इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो मेरा भी जाना हुआ एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में स्थित है, जहाँ पे मुझे उनके मेंटर्स के थ्रू, उनकी टीम के थ्रू बहुत सहायता मिली। और जब मेरे इस आइडिया को उन्होंने सुना, इसको बहुत सराहा, तो मुझे साथ में एक मेंटरशिप मिली और मेरी बहुत सारी डाइज जो मोल्ड बनते हैं उसमें मेरे को मदद दी गई। साथ ही जो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनके थ्रू, उनके साथ मिलके उनके मार्गदर्शन के अंडर जब हमने इसकी टेस्टिंग की तो एक टेक्नोलॉजी वैलिडेशन के अंडर जो पता लगा कि भी मैं इस गमले में अगर आप हफ्ते में एक बार भी पानी डालते हैं तो उससे आपके पौधे को फ़ायदा से नुकसान ही फ़ायदा भी होता है और साथ में पानी की बचत भी होती है। अल्फा प्लांटर्स के नाम से कंपनी चलाने वाले नितिन ललित पानी की बचत की सोच लेकर इस कंपनी की शुरुआत की ताकि गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सके। यही सोचकर विदेश की नौकरी छोड़ ललित करनाल आ गए और यहाँ गमले बनाने का काम शुरू किया। नितिन ने गमले को इस तरह से डिजाइन किया है जिसमें पौधों को विकसित करने के लिए बेहद कम पानी की आवश्यकता होती है। इनका मानना है कि यह तकनीक ऐसे क्षेत्रों के लिए कारगर साबित हो सकती है जहां पानी की उपलब्धता नहीं है। नितिन ललित की सफलता में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का बहुत बड़ा योगदान है। इस सेंटर को भारत सरकार के कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा सपोर्ट प्राप्त है, जिसका उद्देश्य कृषि संबंध और कृषि बायोटेक क्षेत्रों में नए व्यवसायों या स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ किसानों और नए उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। खास बात यह है कि ये एक साइंटिफिक गमले हैं, ये इनोवेटिव गमले हैं जिसके अंदर आपका वाटर रिटेंशन, एयर रिटेंशन और साथ ही साथ और भी कई इसके फ़ायदे हैं। किस तरीके से बिना किसी ज़्यादा एक्सपीरियंस के, अगर आपको नॉलेज नहीं है कब पानी डालना है, कितना पानी, कितनी गुड़ाई करनी है, किस तरीके से करनी है, उन सारी चीज़ों से आपको निजात दिलाता है और आपको एक अच्छा पौधा उगाने के लिए मदद करता है, जिससे आपके पौधे की भी जो तंदुरुस्ती बनी रहती है, साथ में कम पानी खर्च होता है। और सबसे बड़ी बात ये, जितने भी हमारी इनोवेशन है इसके अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल्ड मटेरियल, जैसे आपकी पानी की बोतलों के ढक्कन वगैरह या और भी कुछ प्लास्टिक हैं जो एक फूड ग्रेड प्लास्टिक हैं जो हमारे ह्यूमन को यूज़ करने के लिए एक अच्छी चीज़ है, तो वो हमने इसके अंदर इनोवेट किया है। करनाल में ही एक छोटी सी जगह में वर्कशॉप बनाकर नितिन ने प्लास्टिक वेस्ट से ऐसे गमले तैयार किए जो न केवल वजन में हल्के बल्कि वो कई दिनों तक पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इससे पौधों को बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। सप्ताह में एक बार पानी देने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। नितिन ललित द्वारा बनाए जा रहे इन गमलों के उपयोग से हर साल लाखों लीटर पानी बचाया जा सकता है। इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू ना सिर्फ मुझे मेंटरशिप मिली, ना मुझे सिर्फ हैंड होल्डिंग मिली, साथ ही साथ मुझे 24 लाख का सरकार की तरफ से एक अनुदान भी मिला जो RKVY रफ्तार प्रोग्राम के अंडर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू और उनके मार्गदर्शन से मुझे मिला। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अगला सेगमेंट है फार्मिंग इंडिया। कृषि सिंचाई योजना की हम इसमें बात करेंगे। कृषि सिंचाई योजना यानी वहां तक सिंचाई करना जहां तक पानी नहीं पहुंचता था और सिंचाई से हमारे किसानों को लाभ पहुंचाना। इस योजना के जरिए सरकार हमारे किसानों को ये फायदा पहुंचा रही है कि कहीं भी जहां पानी नहीं पहुंचता है उन तक पानी पहुंचाया जाए, उनकी सिंचाई की जाए और इस सिंचाई के जरिए उनका जो कहीं ना कहीं सूखा होता था वो दूर किया जाए। तो तमाम लोगों तक, तमाम हमारे किसानों तक ये योजना लाभान्वित साबित हो रही है। देखिए आप। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और ये बताइए कि कृषि दर्शन का ये अंक आपको कैसा लगा, क्योंकि ये जानकारियां जो हमने आप तक पहुंचाई हैं वो वाकई आपको लाभान्वित कर रही हैं या नहीं, ये लिख भेजिए हमें और हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए जिस पर आपको लिख कर भेजना है। तो जी हाँ, हम आपको बताते हैं कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल या सुझाव भेजना चाहते हैं तो वो भी नोट कीजिए और लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshan@gmail.com। और एक बार फिर से इन खबरों को सुनना और देखना आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड पर एक बार स्कैन करिए और वापस से हमें देख सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।